कहानी में अब तक आपने सुना कि श्रेयांश और बासु वहीं पर आदिपूर्व ट्रेनिंग सील से ट्रेनिंग बनाकर उस गुफा के अंदर ट्रेनिंग करने लगते हैं और अपनी शक्तियों को जो यथार्थ ग्रह के अनुसार थी उन्हें जागृत करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ समय हो जाता है अपनी शक्तियों को जागृत करते करते समय। तो अब कहानी आगे। उन्हें वहां पर बैठे बैठे 8 दिन से ज्यादा का समय हो जाता है। तभी श्रेयांश और बासु उन दोनों के शरीर के अंदर उनकी अंतरात्मा और उनकी दिव्य आत्मा जो कि अब इस आदिपूर्व ट्रेनिंग सील से जागृत हुई थी वह धीरे धीरे जागृत होने लगती है और श्रेयांश के अंदर की लाल कलर की अंतरात्मा एक धमाके के साथ फट जाती है और वहां पर एक लाल कलर का मोती जो किसी बॉल की तरह दिख रहा था वह श्रेयांश के शरीर के अंदर घूमने लगता है जिसके ऊपर एक बिंदी बनी हुई थी। यही हालत बासु की भी थी। बासु के शरीर के अंदर एक हरे कलर का मोती जो किसी बॉल की तरह दिख रहा था वह दिखने लगता है जिस पर एक बिंदी बनी हुई थी जिसका मतलब साफ था कि वह देव श्रेष्ठ रैंक जो कि इस यथार्थ की सबसे छोटी और स्टार्टिंग की रैंक है देव श्रेष्ठ उसके पहले सितारे पर थे। उन दोनों के अंदर एक शक्ति केंद्र के ऊपर शक्ति का पहला सितारा बन जाता है। अब वह दोनों यथार्थ के अनुसार शक्तियों के पहले सितारे पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें ताकतवर तो नहीं पर आम इंसानों से तो ज्यादा ताकतवर ही समझा जाता। वहीं श्रेयांश के शरीर के अंदर उसकी आत्मा वहां गहरी नींद में सो रही थी। श्रेयांश अपने शरीर के अंदर जाता है तो देखता है उसके शरीर के अंदर और उसके सीने के पास एक लाल कलर का मोती तैर रहा है जिसके ऊपर सफेद बिंदी बनी हुई है जो एक है। तभी श्रेयांश आगे बढ़ता है तो वहां देखता है कि उसकी आत्मा वहां गहरी नींद के में सोई हुई है। श्रेयांश उस आत्मा की तरफ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो यहाँ प्लूटो की मेरी सारी शक्तियां हैं जो मेरी अभी सोई हुई हैं। मतलब साफ है अगर मैं फिर से प्लूटो पर जाऊंगा तो फिर से मैं अपनी पुरानी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाऊंगा और क्या मैं प्लूटो पर जाने के बाद अपनी नई शक्तियों का भी इस्तेमाल कर पाऊंगा। यह कहते हुए श्रेयांश वह अपने शरीर के अंदर देखता है और फिर कुछ सोचने के बाद वह अपने शरीर से बाहर आता है। शरीर से बाहर आने के बाद वह देखता है कि बासु अभी भी अपनी साधना में लीन था। तभी कुछ क्षण की देरी के बाद बासु भी अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है और वह श्रेयांश की तरफ देखता है और वह श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुमने भी अपनी शक्तियां जागृत कर ली। श्रेयांश उसकी बात सुनता है और अपने सिर को हाँ में लाते हुए कहता है हाँ मैं अब देव श्रेष्ठ के पहले सितारे पर पहुंच चुका हूँ। इतना कहते हुए वह बासु की तरफ देखने लगता है और बासु भी अपने सिर को हाँ में लाता है। फिर वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन दोनों के ऊपर एक खुशी सी दिखने लगती है। इस खुशी का कारण साफ था कि अब वह दोनों यथार्थ के अनुसार शक्तिशाली हो सकते थे। यहाँ सोचने के बाद वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए वह उस गुफा के अंदर थोड़ी देर तक और बैठे रहते हैं। फिर वह उस गुफा को छोड़ते हैं और बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद श्रेयांश वहां बासु की तरफ देखता है और बासु की तरफ देखते हुए कहता है हमें सबसे पहले यहाँ पर कोई शहर देखना होगा जहाँ पर हम जा सके और वहां पर रहकर हम अपनी शक्तियों को बढ़ा सके। तभी बासु श्रेयांश की तरफ देखता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है हाँ हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए शक्ति जल की जरूरत पड़ेगी। जितना ज्यादा शक्ति जल उतनी ही हमारी शक्तियां बढ़ेंगी। श्रेयांश उसकी इस बात पर अपने सिर को हाँ में लाता है और बासु के साथ मिलकर उस जंगल से बाहर निकलने लगता है। उन दोनों के वहां से जाने के करीब आधे घंटे बाद वहां पर एक बूढ़ा सा दुबला पतला व्यक्ति वहां पर आकर रुकता है और उसी गुफा में आ जाता है और वह उस गुफा को छानने लगता है। फिर वह व्यक्ति उस गुफा को छानता है और चारों तरफ देखते हुए कहता है यहाँ पर मुझे शक्तियों में गिरावट क्यों महसूस हो रही है, कहीं वो आगे तो नहीं। इतना कहते हुए वह शहर की तरफ देखता है और आगे शहर की तरफ जाने लगता है। यहीं से श्रेयांश और बासु वह दोनों भी वहां पर शहर की तरफ जा रहे थे।
जंगल से बाहर निकलने पर वह एक शहर के सामने पहुंचते हैं। वहां उस शहर के अंदर जैसे ही घुसने वाले होते हैं तभी वहां पर एक सैनिक उनके सामने आता है और उन्हें का रास्ता रोकते हुए कहता है, अरे लड़के कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे? श्रेयांश उस सैनिक की तरफ देखता है और उस सैनिक की तरफ देखते हुए कहता है, देखिए महानुभाव, मैं अपने घर से बिछड़ चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तभी वह सैनिक श्रेयांश की तरफ देखता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम भी महान प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए होगे। श्रेयांश उसकी बात सुनता है और बासु की तरफ देखता है। बासु भी श्रेयांश की नजर को अपनी तरफ देखता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मुझे क्या मालूम। इतना कहने के बाद बासु अपनी नजरों को फेर लेता है। तभी श्रेयांश उन सैनिकों की तरफ देखता है और उन सैनिकों की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं उसी प्रतियोगिता के लिए आया हूँ। इतना कहते हुए वह उन सैनिकों की तरफ देखने लगता है। श्रेयांश भले ही नहीं जानता था कि वह प्रतियोगिता क्या है, लेकिन उसे उस सैनिक की बात से इतना तो मालूम हो चुका था कि वह प्रतियोगिता कोई आम प्रतियोगिता तो नहीं है। तभी वह सैनिक श्रेयांश की तरफ देखता है और वह उस सैनिक से अंदर जाने की अनुमति मांगता है। तभी वह सैनिक श्रेयांश की तरफ देखता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, लड़के तू देव श्रेष्ठ के पहले सितारे पर है और तू इस प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत कर रहा है। तू नहीं जानता इस प्रतियोगिता में बहुत ताकतवर लोग आएंगे। इतना कहने के बाद वह सैनिक हंसने लगता है। तभी श्रेयांश उस सैनिक की तरफ देखता है और फिर से उसकी तरफ हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़कर कहता है, क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? तभी वह सैनिक श्रेयांश की तरफ देखता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, तू पागल वागल है लड़के, जब मैंने तेरे से मना किया। इससे पहले वह सैनिक और कुछ कहता तभी उस सैनिक के बगल में एक दूसरा सैनिक आता है और उस सैनिक के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, अरे जाने दो ना इसे, यहाँ क्या ही उखाड़ लेगा और कौन सा यहाँ हमारे लिए खतरा है। इतना कहने के बाद वह दूसरा सैनिक श्रेयांश की तरफ देखता है और श्रेयांश को अपने पास बुलाकर वहां पर श्रेयांश का नाम लिखता है और साथ ही बासु का नाम लिखता है। फिर वह उन दोनों को उस शहर के अंदर जाने देता है। श्रेयांश उस शहर के अंदर पहुंचता है तो वह देखता है उस शहर में बहुत ज्यादा भीड़ है, चारों तरफ दुकान और शोर ही शोर है। श्रेयांश उस शहर में अंदर घुसता है और एक व्यक्ति को रोकते हुए कहता है, बुजुर्ग इस शहर का क्या नाम है? तभी वह बुजुर्ग श्रेयांश की तरफ देखता है और उसे ऊपर से नीचे देखने के बाद कहता है, तुम यहाँ पर नए आए हो क्या? श्रेयांश उस बुजुर्ग की बात सुनता है और अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ। इतना कहने के बाद श्रेयांश उस बुजुर्ग की तरफ देखता है। तभी वह बुजुर्ग एक गहरी और लंबी सांस लेता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा है लड़के, इस शहर का नाम धर्मपुरी है। यहाँ शहर के महाराज यजुर्राज हैं। यजुर्राज यहाँ नाम सुनकर श्रेयांश उस व्यक्ति की तरफ देखता है और उसकी तरफ हाथ जोड़ते हुए कहता है, बुजुर्ग यहाँ ये महान प्रतियोगिता क्या है? तभी वह सैनिक श्रेयांश की तरफ देखता है और वह बुजुर्ग श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, तुझे महान प्रतियोगिता के बारे में नहीं मालूम और तू महान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ही आया है। श्रेयांश उस व्यक्ति की तरफ देखता है। तभी वह व्यक्ति भी श्रेयांश की तरफ देखता है और एक और लंबी सांस लेने के बाद श्रेयांश से कहता है, यह महान प्रतियोगिता महाराज यजुर्राज ने करवाई है। जिस प्रतियोगिता में जीतने वाले को 2 करोड़ आत्मी जल बूंद की दी जाएंगी। इतना सुनने के बाद श्रेयांश वहां अपने सिर को नीचे झुकाता है और सोचते हुए कहता है, बस 2 करोड़? यहाँ सब सोचते हुए वह उस व्यक्ति की तरफ देखता है और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बुजुर्ग मुझे यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह मिल सकती है? वह व्यक्ति श्रेयांश की तरफ देखता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें आत्मी जल की बूंद देनी पड़ेगी। श्रेयांश उस व्यक्ति की तरफ देखता है और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहता है, देखिए बुजुर्ग, मैं ज्यादा पैसे वाला नहीं हूँ और आप मुझे देख सकते हैं कि मैं एक बच्चा हूँ, मैं ज्यादा शक्ति बूंद नहीं दे सकता। श्रेयांश भी जानता था कि वह व्यक्ति आराम में तो कोई काम नहीं करवाएगा, इसलिए श्रेयांश ने सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया था। वह व्यक्ति श्रेयांश की बात सुनता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें मुझे 50 शक्ति जल की बूंदें देनी होंगी। श्रेयांश उस व्यक्ति की इस बात को सुनता है और इस बात को सुनने के बाद मन ही मन सोचता है, बस 50?
यहाँ तो मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा कम है। तभी श्रेयांश वहां उस व्यक्ति की तरफ देखता है और अपने सिर को नीचे झुकाते हुए कहता है, बुजुर्ग यहाँ ज्यादा है। तभी वह व्यक्ति अपने दांतों को बीसता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, देखो 30 बूंदे लास्ट, इससे ज्यादा कम मैं नहीं कर सकता। उस व्यक्ति की इस बात को सुनने के बाद श्रेयांश अपने सिर को हाँ में लाता है और उस व्यक्ति की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। जैसे ही श्रेयांश उस व्यक्ति की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, उसके हाथ से 30 शक्ति बूंद, जो कि आत्मी जल बूंद थी, वह टपकने लगती है और वह उस व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाती है। वह व्यक्ति उन जल बूंदों को देखता है और उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगता है। तभी श्रेयांश उस व्यक्ति की तरफ देखता है और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहता है, बुजुर्ग बुजुर्ग आप अब हमें बस एक घर दिखा दीजिए। वह व्यक्ति अपनी आंखों में चमकते हुए लालच को कम करता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ लड़के क्यों नहीं। इतना कहने के बाद वह श्रेयांश के हाथ को पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। श्रेयांश भी बिना किसी हिचकिचाहट के उस व्यक्ति के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है और सोचते हुए कहता है अरे वाह, यह मुर्गा कितनी आसानी से फंस गया, इसने मुझे 30 शक्ति जल की बूंदें दे दी। इतना कहते हुए वह व्यक्ति मन ही मन हंसने लगता है। यहाँ पर एक बात और बता दूं, यहाँ पर शक्ति जल का मतलब था एक शक्ति बूंद की कीमत हमारे यहाँ 100 रुपए, तो 30 शक्ति बूंदों की कीमत का अंदाजा आप लगा सकते हैं 3000 रुपए। यहाँ पर शक्ति बूंदें बहुत ज्यादा अनमोल मानी जाती थी। वह शक्ति बूंदें बहुत ज्यादा अनमोल थी। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है, वह सोच रहा था कि उसने श्रेयांश को ठग लिया और श्रेयांश मन ही मन सोचता है, अरे वाह, यहाँ पर तो इतनी कम बूंदों में ही मेरा काम हो गया। इतना कहते हुए वह आगे बढ़ने लगता है और मन ही मन सोचता है, मैं यहाँ पर आ तो गया और इस प्रतियोगिता में भी हिस्सा ले लूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर करना क्या है। मैंने अपनी शक्तियों को तो बढ़ा लिया, अपनी आत्मा जागृत कर ली और शक्ति केंद्र भी जागृत कर लिया, लेकिन अब मुझे यहाँ नहीं मालूम कि यहाँ पर हमला कैसे करते हैं, बचाव कैसे करते हैं, क्या सिस्टम है। यार सोचते हुए श्रेयांश जाने लगता है। तभी उसकी नजर अपने हाथों में हीरे की तरह चमकती हुई अंगूठी जो योद्धार देव की थी उसकी तरफ नजर पड़ती है। वह मन ही मन सोचता है, हाँ मेरे सारे सवालों का जवाब यहाँ अंगूठी ही देगी। इतना कहते हुए वह अब मन ही मन हंसने लगता है। तभी वह व्यक्ति श्रेयांश और बासु को एक घर के पास ले जाता है। वह घर दिखने में बहुत ज्यादा विशाल दिख रहा था। वह व्यक्ति उन दोनों को अंदर ले जाता है और उन्हें अंदर एक कक्ष दे देता है। श्रेयांश और बासु इस कक्ष के अंदर जाते हैं। तभी वह व्यक्ति श्रेयांश और बासु की तरफ देखते हुए कहता है, यह कक्ष तुम्हें 1 साल के लिए दिया गया है। 30 शक्ति जल बूंदों में सिर्फ 1 साल के लिए ही तुम्हें कक्ष दिया जाएगा। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति वहां से जाने लगता है। श्रेयांश भी इस व्यक्ति की बात सुनता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, 1 साल तो मेरे लिए बहुत है। मुझे अपनी शक्तियों को जल्द से जल्द यहाँ पर बढ़ाना होगा और या इस शहर से निकलकर मुझे किसी और शहर में जाना होगा, और ताकि मुझे मेरे पिता के बारे में और इस ग्रह के बारे में बहुत कुछ जानकारी मालूम हो सके। इतना कहने के बाद वह वहीं पर कक्ष में पड़े हुए एक बिस्तर पर जा बैठता है। वहीं पर बासु भी उसके बगल में आकर बैठता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, श्रेयांश अब हम यहाँ पर आ तो गए हैं और तुमने इस प्रतियोगिता के लिए नाम भी लिखवा दिया है, लेकिन हम लड़ेंगे कैसे। इतना कहने के बाद वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी श्रेयांश अपने हाथों को आगे करता है और उसके हाथों में वहां त्रिकालंग आने लगता है। श्रेयांश उस त्रिकालंग की तरफ इशारा करता है और बासु की तरफ देखते हुए कहता है, ये है प्यार। वहां बस इतना कह पाता है, उससे पहले ही त्रिकालंग वहां की हवा को छूते ही वह पिघलने लगता है और एक लिक्विड में बदलकर सीधा जाकर श्रेयांश के हाथों के अंदर घुस जाता है और वह त्रिकालंग सीधा जाकर श्रेयांश की सोई हुई आत्मा के अंदर घुस जाता है और उसके हाथ में टैटू बन जाता है। फिर श्रेयांश त्रिकालंग को बुलाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन त्रिकालंग वहां नहीं आता। तभी श्रेयांश अपने दांतों को पीसता है और अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, ये क्या हुआ, अब हम लड़ेंगे कैसे। इतना कहते हुए वह अपने दांतों को बीचने लगता है और बासु की तरफ देखता है। बासु भी उसे घूर रहा था और बासु श्रेयांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया।
तुमने त्रिकालन के साथ क्या किया? तभी श्रेयांश वासु की तरफ देखता है और वासु की तरफ देखते हुए कहता है, त्रिकालन मेरी अंतरात्मा में लीन हो गया है, अब मैं उसे नहीं बुला सकता यथार्थ पर। इतना कहने के बाद श्रेयांश वहां पर सोचने लगता है। फिर श्रेयांश वहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। फिर वहां कुछ सोचता है और अपने हाथों की अंगूठी को घिसता है। वहां अपने हाथों की अंगूठी को जैसे ही घिसता है, वहां तुरंत उसे अपने हाथों की अंगूठी के अंदर चला जाता है। वहां अपने हाथों की अंगूठी के अंदर जाता है तो उसके सामने बहुत सारे कागज, खजाने, बहुत कुछ डला हुआ था, जो कि एक महान रक्षक की और महान योद्धा की अमानत की तरह मान लिया जाए। तभी श्रेयांश उस अंगूठी के अंदर घूमने लगता है और घूमते घूमते वहां सभी चारों तरफ देखता है। वहां देखता है कि वहां पर आत्मीय शक्ति जल, वहां पर उसका भंडार था। यह कहना मुश्किल था कि वहां पर जाने कितने करोड़ बूंदें रखी हुई हैं। श्रेयांश आगे बढ़ता है तो वहां देखता है कि वहां पर खाने पीने का सामान और उस योद्धा देव की वस्तुएं और बहुत कुछ रखा हुआ था, जो कि एक महारक्षक का था। श्रेयांश उनकी तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मैं इनमें से किसी भी चीज को छू नहीं सकता। अगर गलती से भी किसी को मालूम हुआ कि मेरे पास किसी ऐसे योद्धा की अंगूठी है तो मेरे लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना सोचते हुए श्रेयांश वहीं पर घूमने लगता है और घूमते घूमते वहां चारों तरफ घूमता है, लेकिन उसे कुछ काम की चीज नहीं मिलती। तभी श्रेयांश आगे बढ़ने लगता है। तभी श्रेयांश का पैर वहीं पर रखी हुई एक चट्टान, जो कि मेज थी, किसी पत्थर की तरह उससे टकराता है और श्रेयांश उस मेज से लुढ़कता हुआ सीधा उस कक्ष के अंदर सीढ़ियों की तरफ जा पहुंचता है और सीढ़ियों की तरफ जाते हुए वहां उन सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे चला जाता है। यहाँ दिखने में उस अंगूठी के अंदर एक सीक्रेट या खुफिया कमरा था, जिसके बारे में श्रेयांश को अभी तक मालूम नहीं हुआ। तभी श्रेयांश वहां पर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए वहां आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे उसके सामने एक बहुत बड़ा बक्सा दिखने लगता है। श्रेयांश उस बक्से के पास जाता है तो उस बक्से के ऊपर ताला लगा हुआ था। वहां ताला आम तालों जैसा नहीं, बल्कि वहां एक प्राचीन सील लग रही थी। तभी श्रेयांश उस ताले को छूता है और छूते हुए उसे एक ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जिसके सामने उसकी शक्तियां किसी चींटी की तरह भी नहीं दिखाई दे रही थी। वह इतना तुच्छ दिखाई दे रहा था। तभी श्रेयांश उस ताले की तरफ देखता है और उस ताले की तरफ देखते हुए उसे खोलने की कोशिश करता है। कुछ समय की स्थान और शौकत और मशक्कत के बाद श्रेयांश उस ताले पर खरोंच कर देता है, लेकिन वह खुला नहीं था। तभी श्रेयांश उस ताले पर फिर से प्रहार करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वह ताला यानी वह सील जोर जोर से जगमगाने लगती है और जगमगाते हुए उसके अंदर से एक सफेद कलर की आत्मा वहां बाहर निकलती है और वह श्रेयांश की तरफ देखती है। उस आत्मा को ढंग से देखा जाए तो उसने सुनहरे कलर के कपड़े पहने हुए थे। वह बहुत ज्यादा भव्य दिखाई दे रही थी। वह श्रेयांश की तरफ देखती है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है, लड़के कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे इस कुटिया दरवाजे के अंदर आ गए। इतना कहते हुए वह आत्मा अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करने लगती है। तभी श्रेयांश अड़बड़ाता है और अड़बड़ाते हुए उस आत्मा की तरफ देखता है और उस आत्मा की तरफ देखते हुए कहता है, अरे देखिए रुकिए। लेकिन श्रेयांश कुछ कह पाता उससे पहले वहां आत्मा श्रेयांश पर प्रहार कर देती है। श्रेयांश उस आत्मा के प्रहार से जैसे तैसे बचता है, पर श्रेयांश अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करता है। श्रेयांश के हाथों में इस समय शक्तियां इकट्ठा हो रही थी। श्रेयांश अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करता है और उस आत्मा पर मार देता है, लेकिन श्रेयांश की शक्तियां उस आत्मा के पास जाते जाते ही गायब हो जाती हैं। वहां आत्मा श्रेयांश की तरफ देखती है और हंसते हुए कहती है, तू तो इतना कमजोर है कि तुझ पर तो मैं अपनी शक्तियों के दबाव से ही मार देता। वह तो अच्छा है कि मेरा शरीर तबाह हो चुका है और यहाँ मेरी आत्मा का एक बस छोटा सा हिस्सा है। इतना कहते हुए वहां आत्मा श्रेयांश को पकड़ लेती है और श्रेयांश की तरफ बढ़ने लगती है और वहां श्रेयांश की तरफ बढ़ते हुए उसे जान से मारने लगती है। तभी श्रेयांश उस आत्मा की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, प्लूटो। उसके मुंह से यह शब्द सुनने के बाद वहां आत्मा जो अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा कर रही थी श्रेयांश को खत्म करने के लिए, वहां रुक जाती है और श्रेयांश की तरफ देखती है और वहां श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है, प्लूटो लड़के तुझे इस बारे में कैसे मालूम। तभी श्रेयांश उस आत्मा से कहता है, देखिए मेरा नाम श्रेयांश सूर्यवंशी है। मैं इस ग्रह यथार्थ का नहीं हूँ, मैं प्लूटो ग्रह से आया हूँ। इतना कहते हुए वहां अपने बारे में सब कुछ बताता है। वहां आत्मा श्रेयांश के मुंह से उन बातों को सुनने के बाद
वह उसे देखने लगती है और उस आत्मा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। फिर वह आत्मा श्रेयांश के पास आती है और उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, तो अच्छा तुम सूर्यवंशी हो। इतना कहने के बाद वह आत्मा श्रेयांश के पास जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा वीर थे, उन्होंने मेरी जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वह खुद नहीं बच पाए और ना मैं बच पाया। तभी वह लड़के, तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और मैं चाहूंगा कि तुम अपने पिता को ढूंढो ताकि वह और तुम साथ रह सको। तभी श्रेयांश उसकी तरफ देखता है और योद्धादेव की तरफ देखते हुए कहता है, पूर्वज बुजुर्ग, आप साथ रहने की कह रहे हैं, लेकिन वह दैत्य सम्राट, दैत्य राज शैतान सम्राट वह कौन है, वह जीवित होने लगा है। श्रेयांश के मुंह से इस बात को सुनने के बाद योद्धादेव, उनकी आत्मा कांपने लगती है और वह श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें यहाँ सब कुछ कैसे मालूम। तभी श्रेयांश योद्धादेव की तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं यथार्थ का नहीं हूँ, आपको मैंने यह बात बताई तो थी। तभी योद्धादेव श्रेयांश की तरफ देखते हैं और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, लड़के, उसके लिए तो तुम्हें जल्द से जल्द यथार्थ की शक्तियों को हासिल करना होगा और उन सभी रक्षकों के साथ मिलकर उस दैत्य सम्राट से लड़ना होगा। वह कोई मामूली दुश्मन नहीं है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह चाहे तो सोचने मात्र से यथार्थ को खत्म कर सकता है। मैं उससे 11 बार लड़ा था और 11 बार में से भी 11 बार मैं अपनी जान बचाकर भागा। वह इतना ज्यादा शक्तिशाली है। उनके मुंह से इस बात को सुनने के बाद श्रेयांश, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह योद्धादेव की तरफ देखने रहता है और वह योद्धादेव की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है, नागेंद्र काका ने तो कहा था कि यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उन्होंने कहा था कि अगर उनकी और योद्धादेव की अगर कभी भी लड़ाई हुई तो वह भरोसे के साथ नहीं कह सकते कि वह योद्धादेव को हरा भी सकते हैं। उनका तो यह कहना था कि मेरे पिता और योद्धादेव की शक्तियां बराबर हैं, सिवाय मेरे पिता के योद्धादेव को कोई रोक भी नहीं पाया था जब उन्होंने प्लूटो पर आक्रमण किया था। उनकी इस बात को सुनने के बाद श्रेयांश उनकी तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं। तभी योद्धादेव श्रेयांश की तरफ देखते हैं और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ लड़के, मैं सत्य कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद वह अपने सिर को नीचे झुका लेते हैं और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें जल्द से जल्द शक्तियां हासिल करनी होगी और तुम्हें शक्तियों के साथ साथ इस ग्रह की उन 7 परम शक्तियों को हासिल करना होगा जिनको अभी तक कोई हासिल नहीं कर पाया। तभी श्रेयांश योद्धादेव की तरफ देखता है। योद्धादेव अपने सिर को नीचे झुकाते हैं और सिर को झुकाते हुए कहते हैं, हाँ, मैं भी उन 7 में से सिर्फ एक ही परम शक्ति को हासिल कर पाया हूँ। वहां परम शक्तियां इस प्रकार हैं कि अगर कोई भी उन 7 परम शक्तियों को हासिल कर लेता है तो वह एक अभय योद्धा बन जाएगा। उन शक्तियों की किसी ने आज तक देखा भी नहीं, वह किस रूप में है, किस तरीके से है, कोई नहीं जानता। इतना कहने के बाद योद्धादेव श्रेयांश की तरफ देखते हैं। तभी श्रेयांश उनकी तरफ देखता है और उनकी तरफ हाथ जोड़ते हुए कहता है, जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा उन 7 परम शक्तियों को हासिल करने की। तभी योद्धादेव श्रेयांश की तरफ देखते हैं और उसे उस बॉक्स की तरफ इशारा करते हैं। तभी श्रेयांश उस बॉक्स की तरफ जाता है और योद्धादेव की तरफ देखते हुए कहता है, अब क्या आप इस बॉक्स के ऊपर लगी हुई अपनी सील को हटा सकते हैं। योद्धादेव श्रेयांश की बात सुनते हैं और कुछ सोचते हुए कहते हैं, नहीं, मेरे पास इतनी शक्तियां नहीं है कि मैं इस बॉक्स के ऊपर से अपनी इस लगाई हुई सील को हटा सकूं। इतना कहने के बाद वह अपने सिर को नीचे झुका लेते हैं। श्रेयांश जैसे ही उनकी इस बात को सुनता है वह सोचते हुए कहता है, तो फिर। इतना कहने के बाद वह अपने सिर को नीचे झुका लेता है। तभी योद्धादेव अपने हाथों की सील बदलते हैं और उनके शरीर के अंदर से उनकी आत्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा वह किसी तोप की गोली की तरह श्रेयांश के अंदर जा घुसता है। तभी योद्धादेव श्रेयांश की तरफ देखते हैं और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, लड़के, मैंने अपनी आत्मा की बहुत ज्यादा शक्तियां तुम्हें दे दी हैं, अब तुम खुद इसे खोलो। श्रेयांश उनकी तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तभी योद्धादेव जोर जोर से हंसते हैं और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, लड़के, तुम अब यथार्थ पर 2 बार अपनी प्लूटो की शक्तियों को जगा सकते हो। अब प्लूटो पर तुम जिस ग्रह पर थे उसी पर तुम यहाँ पर अपनी शक्तियों को जगा सकते हो और तुम 2 बार अपनी प्लूटो की रैंक को इस ग्रह पर ले सकते हो। श्रेयांश जैसे ही उनके मुंह से उस बात को सुनता है, श्रेयांश की आंखों के अंदर एक ऐसी चमक दिखने लगती है जो उसकी अभी तक नहीं थी।
तभी श्रेयांश उनकी तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप सत्य कह रहे हैं? तभी वह अपने सिर को आगे लाते हैं। तभी श्रेयांश अपने हाथों को आगे करता है, जहां पर उसे दो कागज दिखाई देते हैं। वहां सफेद कलर से चमक रहे थे। तभी युद्धार देव श्रेयांश की तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, इन दोनों कागजों को तुम जब भी पाड़ोगे तुम्हारी प्लूटो की शक्तियां जागृत हो जाएंगी, लेकिन वह शक्तियां कुछ ही समय तक तुम्हारे पास जागृत रहेंगी। और अगर तुमने ऐसा किया तो यथार्थ पर जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं उन्हें तुम्हारी शक्तियों का एहसास हो जाएगा। इसलिए तुम जब भी यह काम करो सोच समझ कर करना। उनकी इस बातों को सुनने के बाद श्रेयांश उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वह युद्धार देव की तरफ देखने लगता है। फिर वह उन दोनों कागजों में से एक कागज को लेता है और उसे फाड़ देता है। जैसे ही वह उस कागज को फाड़ता है, उसके शरीर के अंदर सोई हुई उसकी अंतरात्मा जो यथार्थ पर आने के बाद सो रही थी, वह जाग जाती है और उसके अंदर का शक्ति केंद्र जो उसने यथार्थ पर हासिल किया था वह भी चमकने लगता है और वह चमकते हुए श्रेयांश के सिर के ऊपर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर एक चित्र की तरह उसके माथे के बीच में, उसकी दोनों आंखों के बीच में चिपक जाता है और वहां पर लाल कलर दिखने लगता है। श्रेयांश की अंतरात्मा जो अभी तक सोई हुई थी वह जाग जाती है और देखते ही देखते श्रेयांश की शक्तियां ब्रह्म सेतु रैंक पर पहुंच जाती हैं और वह ब्रह्म सेतु रैंक के 7वें सितारे पर पहुंच जाता है। जैसे ही श्रेयांश के शरीर के अंदर उसकी अंतरात्मा जगती है, श्रेयांश अपनी शक्तियों को निकालता है। जैसे ही श्रेयांश अपनी शक्तियों को निकालता है, वहां पर युद्धार देव के शरीर से निकली हुई शक्तियों के दबाव के कारण जो इलाका अभी तक घिरा हुआ था, श्रेयांश की शक्तियां युद्धार देव की शक्तियों को पीछे ढकेलने लगती हैं और जहां जहां युद्धार देव की शक्तियों ने जिस जिस जगह को घेरा था उन सभी जगह को घेरने लगती हैं। तभी श्रेयांश अपने हाथों को आगे करता है। उसके हाथों को आगे करते ही उसके हाथ में बहुत ज्यादा तेजी से बिजली चमकने लगती है और उसके हाथ में त्रिकालंग दिखने लगता है। त्रिकालंग हीरे की तरह चमक रहा था और वहां किसी चमकते हुए डायमंड की तरह चमक रहा था। तभी श्रेयांश अपने हाथों में शक्तियों को इकट्ठा करता है और अपने हाथों को पीछे करने के बाद जोर से चिल्लाता है, महा ठंडर पंच पहला और दूसरा। उसके इतना कहते ही उसके शरीर के अंदर से बिजलियां निकलती हैं और सीधा श्रेयांश के हाथों को घेर लेती हैं। फिर ऐसे ही श्रेयांश के सिर के ऊपर लगा हुआ वह शक्ति केंद्र जो यथार्थ पर जागृत हुआ था वहां भी चमकने लगता है और उसके अंदर से शक्तियां जाकर सीधा श्रेयांश के हाथ को घेर लेती हैं। श्रेयांश के हाथ के ऊपर इस समय लाल और काली शक्तियां घूम रही थी। श्रेयांश अपने हाथों का पंच बनाता है और उसे जोरदार धमाके के साथ सीधा उस सील के ऊपर मार देता है। श्रेयांश के एक ही प्रहार से वह सील जो लगाई हुई थी वह धड़ाम की आवाज के साथ टूट जाती है और वह बॉक्स खुल जाता है। धड़ाम के साथ वह सील टूट जाती है और श्रेयांश उस बॉक्स को खोल देता है। श्रेयांश अंगूठी के भीतर यह सब कर ही रहा था कि तभी उस सबसे दूर और उस सबसे अनजान बासु वहां अपने कच्चे से बाहर निकलता है और निकलते हुए वहां धर्मपुर में घूमने लगता है। धर्मपुर में घूमते घूमते बासु एक दुकान पर पहुंचता है और दुकान पर पहुंचने के बाद वहां पर कुछ खाने पीने का सामान लेता है और सीधा जंगल की तरफ जाने लगता है। बासु को श्रेयांश ने ही जंगल की तरफ भेजा था ताकि बासु जाकर देख सके और पता कर सके कि यहाँ शक्तियां क्या है और सब कुछ इस यथार्थ के बारे में। बासु जंगल में चल ही रहा था कि तभी उसके सामने 10 लोग आकर प्रकट होते हैं और वहां बासु को घेर लेते हैं और बासु को घेरने के बाद उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसके शरीर के अंदर से एक बहुत ज्यादा भयावह शक्ति निकल रही थी जो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। उसकी शक्तियां श्रेयांश से बहुत ज्यादा थी। वह व्यक्ति बासु की तरफ आता है और बासु के सिर को पकड़ते हुए कहता है, तो ढूंढ ही लिया मैंने तुम्हें। इतना कहने के बाद वहां बासु के गले को पकड़ता है और बासु को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। बासु उस व्यक्ति की तरफ देखता है और अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करते हुए उस व्यक्ति के ऊपर मार देता है, लेकिन वह व्यक्ति तुरंत अपने हाथों को आगे करता है। वह व्यक्ति जैसे ही अपने हाथों को आगे करता है उस व्यक्ति के आगे एक पत्थर का चबूतरा दिखने लगता है जो उसके सामने आकर बासु की शक्तियों को रोक देता है। जैसे ही दोनों की शक्तियां एक दूसरे से टकराती हैं, बासु की शक्तियां किसी धुएं की तरह वहां से गायब हो जाती हैं और वह व्यक्ति बासु की तरफ देखते हुए कहता है, नारे गुरुजी को लगा ही था कि कोई व्यक्ति यहाँ पर घुस के आया है, तू घुसपैठिया है।
इतना कहने के बाद वह व्यक्ति वासु को पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। श्रेयांश इन सबसे दूर वहां तो अंगूठी के अंदर था, वहां अंगूठी के अंदर देख रहा था। जैसे ही उसने उस बक्स को खोला तो वहां देखता है उस बक्स के अंदर एक बहुत ज्यादा भव्य और हीरे की तरह चमकती हुई एक तलवार दिखाई दे रही थी। वह तलवार बहुत ही ज्यादा भव्य दिखाई दे रही थी। श्रेयांश उस तलवार को उठाता है और उस तलवार को उठाने के बाद श्रेयांश देखता है कि वह बहुत ज्यादा शार्प और खतरनाक है। उस तलवार के अंदर से बहुत ज्यादा भयावह शक्तियां निकल रही हैं। तभी श्रेयांश वहां हंसता है और हंसते हुए तलवार को देखने लगता है और वहां युद्धार देव की तरफ देखते हुए कहता है, यह तलवार यह तो मेरे त्रिकालंग जैसी है, बिल्कुल इतनी ज्यादा भव्य और इतनी ज्यादा शक्तियां तो किसी महाअस्त्र में ही हो सकती हैं। तभी युद्धार देव जोर जोर से हंसते हैं और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ यही है परम शक्ति का पहला खजाना जो मुझे मिला था जब मैं महारक्षक बन चुका था। इसे हासिल करने के लिए मैं बहुत जगह लड़ा, तब इसे हासिल किया। यह एक बहुत ज्यादा अनमोल खजाना है। अभी इसकी शक्तियां क्षीण है क्योंकि तुम्हारी शक्तियां कुछ भी नहीं है। तुम जैसे जैसे शक्तिशाली होते जाओगे यह तलवार अपनी अपनी शक्तियों को तुम्हारे अनुसार बढ़ाती जाएगी। इतना कहने के बाद वह श्रेयांश की तरफ देखते हैं। श्रेयांश और वहां पर देखता है, वहां पर बहुत सारे बक्से रखे हुए थे। तभी श्रेयांश उन बक्सों को देखता है और उनमें से वह 3 बक्सों को निकालता है। श्रेयांश उन बक्सों को निकालता है। तभी युद्धार देव उसकी तरफ देखते हैं और उसे घूरते हुए कहते हैं, वाह लड़के, तुम्हारी नजरों की तो दाग देनी पड़ेगी। तुमने उन 3 महान कलाओं को चुना जो अपार शक्तिशाली है। श्रेयांश उनकी तरफ ऐसे देखता है जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी युद्धार देव श्रेयांश के पास आते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जैसे तुम्हारे ग्रह पर शक्तियां की तकनीक और शीले और मंत्रा होती हैं, वैसे ही हमारे यथार्थ पर कलाएं हैं। यहाँ भी तुम्हारी तकनीकों की तरह होती हैं, बस इनमें और तुम्हारी तकनीकों में थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। इतना कहने के बाद वह उन तीनों की तरफ देखता है। तभी युद्धार देव वह श्रेयांश की तरफ देखता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए और इशारा करता है। उस बॉक्स के अंदर ना जाने कितनी आत्मी जल की बूंदें थी और वहां पर बहुत कुछ रखा हुआ था। तभी श्रेयांश की नजर वहीं पर रखे हुए एक कपड़े की तरफ जाती है जो कि पूरी तरह से काले कलर का था और वहीं पर एक मास्क रखा हुआ था। युद्धार देव उसकी तरफ देखता है। तभी श्रेयांश युद्धार देव की तरफ देखते हुए उस कपड़े की तरफ उंगली से इशारा करता है। तभी युद्धार देव श्रेयांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ दिव्य शक्ति वस्त्र है। इन वस्त्रों को पहनने के बाद कोई भी अस्त्र या कोई भी कितना भी ताकतवर शस्त्र तुम्हारे शरीर को भेद नहीं सकता और कोई भी कितना भी ताकतवर व्यक्ति तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि तुम किस रैंक पर हो और ये इनसे तुम्हारा पूरा शरीर बचाव हो जाएगा। उनकी इस बातों को सुनने के बाद श्रेयांश वहां जोर जोर से हंसने लगता है और युद्धार देव की तरफ देखने लगता है। तभी युद्धार देव की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगती है और वहां श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है, लड़के मुझे अब जाना होगा, मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे पास नहीं रह सकता। इतना कहते हुए वह अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करते हैं और श्रेयांश के सिर में घुसेड़ देते हैं और फिर वह श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, लड़के मैंने इस ग्रह के बारे में बहुत कुछ तुम्हें बता दिया है। जाने से पहले मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहूंगा। इतना कहने के बाद वह उसी बॉक्स के पास आते हैं और उन कपड़ों को उठाकर श्रेयांश को देते हैं और उसके बाद वहां उसी बॉक्स के अंदर एक ड्रॉज को खोलते हैं जिसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा भव्य और हीरे की तरह चमकता हुआ एक बॉक्स रखा हुआ था, जिस बॉक्स के चारों तरफ शक्तियां ही घूम रही थी। तभी युद्धार देव उस बॉक्स को अपनी शक्तियों से खोलते हैं और श्रेयांश की तरफ देते हुए कहते हैं, यहाँ बहुत ही ज्यादा ताकतवर कला है। यहाँ तुम्हारे यहाँ की बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा ताकतवर तकनीकों की बराबर मानी जाएगी। यह कला 2 भागों में है। इसका एक भाग मेरे पास और दूसरा भाग मेरे साम्राज्य में है। अगर तुम्हें इस कला को दोनों भागों को सीख लिया तो यह कला तुम्हारे पिता की सबसे ज्यादा ताकतवर कला रुद्र विनाश तकनीक के बराबर ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। श्रेयांश कुछ सोचता है और सोचते हुए उसकी आंखें बाहर आने लगती हैं और उसकी आंखें बाहर आते हुए वहां चिल्लाते हुए कहता है, रुद्र विनाश, यहाँ तो वही तकनीक है ना जिससे पिताजी ने और आपने महाकालेश्वर को मारा था।
तभी युद्धार्थ उसके पास आते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हाँ तुम्हें इस कला को सीखना होगा। इस कला को सीखने में मेरी आठवीं शक्ति तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। इतना कहते हुए युद्धार्थ देव की आत्मा धुंधली पड़ने लगती है और वहां से गायब हो जाती है। तभी श्रेयांश वहीं पर उन सभी चीजों को लेता है और अपनी अंगूठी से बाहर आता है। इन्हीं सभी से दूर एक बहुत भयानक कक्ष के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ इतनी भयावह ताकतवर शक्तियां घूम रही थी जिन्हें मानना संभव ही नहीं हो। वहां इतनी भयावह शक्तियां थी। वहां व्यक्ति अपने सामने पड़े हुए एक लड़के को देखता है जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और वह लड़का घुटनों के बल बैठा हुआ था और उस लड़के के मुंह से खून निकल रहा था। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि बासु था। तभी वह व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा होता है और बासु की तरफ देखते हुए कहता है, तो मेरा शक सही था, तुम लोग यथार्थ के नहीं हो बल्कि तुम घुसपैठिया हो। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति जोर जोर से हंसता है और अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करके बासु पर मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या हुआ कहानी के अगले इस भाग में? क्या बासु को खो देगा श्रेयांश और श्रेयांश को मिली है ऐसी शक्तियां जिनकी उसे उम्मीद ना थी? तो इससे आगे की कहानी सुनने के लिए देखते रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए द स्टोरी ऑफ महारक्षक मेरे साथ दिव्यांशु उपाध्याय। धन्यवाद।